और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात 7 अक्टूबर 2024 की। आप सोच रहे होंगे कि ये तारीख तो आने वाले कल की है, लेकिन इस तारीख की सुबह मिडिल ईस्ट में कैसी होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दरअसल आज से ठीक 1 साल पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया और धीरे धीरे कई देश और संगठन इजराइल के खिलाफ आ गए। इजराइल ने सबको एक एक कर जवाब दिया और अब माना जा रहा है कि इसी तारीख को इजराइल ईरान को अब तक का सबसे विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में है। आसमान से भीषण बमबारी, रिहायशी इलाकों पर हमला, रॉकेट और ड्रोन से अटैक, हर तरफ तबाही का मंजर, सायरन के अलर्ट से दहशत। 21वीं सदी की सबसे विध्वंसक जंग को 1 साल पूरा हो चुका है और मिडिल ईस्ट के इस खूनी संघर्ष में दुनिया ने वो सब कुछ देखा जो शायद ही इससे पहले किसी युद्ध में देखा गया हो। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख इजराइल कभी नहीं भूलेगा और 7 अक्टूबर 2024 की तारीख इजराइल अपने दुश्मनों को भूलने नहीं देगा। दरअसल हमास के हमले से शुरू हुआ ये युद्ध अब इजराइल वर्सेस 7 फ्रंट हो चुका है। वॉर जोन में एक तरफ है इजराइल, दूसरी तरफ है ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश और उनका समर्थन करने वाले संगठन हमास, हिजबुल्ला और हूती। वैसे तो गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष काफी पुराना है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक दुनिया ने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का जो वर्जन देखा था, दुनिया के लिए किसी भी वॉर जोन में उसकी कल्पना नहीं की गई थी। साल बदल चुका है, तारीख फिर वही है और अब इसी तारीख पर इजराइल अपने दुश्मनों को सबसे गहरा जख्म देने की तैयारी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7 अक्टूबर को इजराइल पहले फेज में ईरान के तेल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बनाएगा। स्टेज 2 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लड़ाके और टॉप कमांडर टारगेट पर होंगे और स्टेज 3 में इजराइल के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि ईरान का सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई होंगे। हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइल से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने साफ किया था कि वो जब जहां जैसे चाहेगा वैसे ही ईरान को हमले का जवाब देगा। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose. अब माना जा रहा है कि ईरान के हमले के अगले ही दिन इजराइल ने ईरान से बदले की तारीख पर मुहर लगा दी थी और इसके लिए 7 अक्टूबर की तारीख को चुना गया क्योंकि इजराइल ने अपने 3 बड़े दुश्मन में से 2 हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह को पहले ही मार गिराया है। यही वजह है कि इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को टारगेट करने का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को ही इजराइल के एक हिस्से में नोवा पार्टी चल रही थी और हमास की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक शुरू हो गया। छियानवे लाख की आबादी वाले इजराइल ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। बिना वक्त गंवाए पहले रॉकेट से हमले किए गए और कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा और लेबनान में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल ने उस वक्त जो किया वो महज ट्रेलर था। पिछले साल के 7 अक्टूबर से पहले अब तक इजराइल ने न जाने अपने दुश्मनों को कितनी बार चौंकाया, कितनी बार डराया और कई मोर्चों पर सबसे घातक मात भी दी। इजराइल ने एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया।
दुनिया के दबाव के बाद भी हमला जारी रखकर वॉर जोन में पीछे नहीं हटने का संदेश दिया। दुश्मन संगठन के टॉप कमांडर्स को मारकर अपनी मंशा जाहिर कर दी, तो वहीं पेजर अटैक जैसे हमले कर अपने इंटेलिजेंस का भी शक्ति प्रदर्शन किया। बीते 48 घंटों से लेबनान के कई इलाकों में इजरायल भीषण बमबारी कर रहा है। हमले के तरीके से भी इजरायल की प्लानिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा हालात ये बताने के लिए काफी हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी शांति का सवेरा होने में लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की, जहां इमरान समर्थकों ने इस्लामाबाद की सड़कों पर ऑपरेशन आजादी लॉन्च कर शहबाज की गद्दी को चुनौती दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान की इस रैली को आवाम का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं आवाम जो 1-1.5 साल पहले तक शहबाज के गुण गा रही थी, लेकिन जेल में कैद इमरान खान के समर्थक और वहां की आवाम की एकजुटता से शहबाज और मुनीर इतने बेचैन हो गए हैं कि अपने ही लोगों पर शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। देखो ये गाड़ी पंजाब पुलिस वालों ने चलाया हुआ है। चैलेंज करते रहे, वो सारी रात हम ये कर रहे हैं। सर जहाज भाई इस सिचुएशन में आप आ गए यार, खान साहब की क्या है? सरहद पार सत्ता शहबाज शरीफ की है, कमांड मुनीर की सेना की चलती है, लेकिन सड़कों पर नारे इमरान के समर्थन में लग रहे हैं। अमूमन जिन्नालैंड के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब विपक्ष के लिए सड़कों पर ऐसा सैलाब उमड़ा हो। विपक्ष के किसी नेता के लिए महिलाओं ने गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान पुलिस को निशाना बनाकर सड़कों पर आगजनी की गई। हजारों की संख्या में गाड़ियों के काफिले से पाकिस्तान की सड़कों पर चक्का जाम जैसे हालात बने हो। जिन्नालैंड का जर्रा जर्रा इमरान के समर्थन में लगाए जा रहे नारों से गूंज रहा है। इमरान के समर्थन में बीते 1 महीने से जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ में पाकिस्तानी आवाम की गुर्बत है। जो आवाम 1.5 साल पहले शहबाज की तरफदारी कर रही थी, उससे अब एक बार फिर इमरान में उम्मीदें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की आवाम इसे आजादी की जंग बता रही है और इनकलाब के इन नारों ने शहबाज और मुनीर की जोड़ी को बेचैन कर दिया है। तभी तो सेना और पुलिस को किसी भी कीमत पर इस प्रदर्शन को रोकने के लिए खुली छूट दे दी गई। कल रात जो इन्होंने शेलिंग की है हमारे बच्चों पे, मतलब है बिल्कुल फजूल, लाइव बुलेट्स फायर किए हैं, करोड़ों रुपए के लोगों का नुकसान किया है। जो कंटेनर इन्होंने फ्रूट के और सब्जी के 3-3 दिन रोके हैं, उनके टायर फाड़ दिए हैं, उनके टायर मतलब निकाल दिए हैं, उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स और शनाख्ती कार्ड ले गए। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से ये जो इमरान खान का जुनून है ये नहीं रुक सकता। सुना आपने कैसे इमरान और उनके समर्थकों को रोकने के लिए मुनीर की सेना और शहबाज की पुलिस अपने ही आवाम की दुश्मन बनकर खड़ी हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी की सड़कों पर यही नजारा है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना और पुलिस गोलियां और आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान के समर्थक पत्थर बरसा रहे हैं। आप ये मंजर देख सकते हैं, सामने आप देखें जी, आपको रेंजर्स नजर आ रही होगी, रेंजर्स के एहलकार नजर आ रहे होंगे, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार नजर आ रहे होंगे जो शेलिंग कर रहे हैं। और इस तरफ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डट कर खड़े हैं। बिल्कुल फ्रंट लाइन से आपको ये मनाज़र सुना रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन से आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं, जो सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद की। सामने आपको रेंजर्स नजर आ रही है, इस्लामाबाद पुलिस नजर आ रही है। एक तरफ इमरान समर्थकों के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है, तो वहीं इमरान की पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है। बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुरी को गिरफ्तार करने पहुंचे।
वैसे आपके इल्म में इस वक्त सूरत हाल क्या है जो करंट है, इस पे क्या तबसरा करना चाहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप सब देख रहे हैं कि एक आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है एक ऐसी असम्बली की जानिब से जो मैंडेट अवाम का नहीं रखती। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि ये किस जमहूरियत में इस तरह होता है कि आप दूसरी पार्टीज के मेंबरान को इतना ओपनली उनको अबडक्ट करें, किडनैप करें, उनकी वफादारियां तब्दील करें। लेकिन गिरफ्तारी की कोशिश से कुछ ही घंटे पहले अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद की सड़कों से ही शहबाज शरीफ को खुली चुनौती दे डाली और इसी के बाद इमरान की रैली का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय पाकिस्तानी हुकूमत की आंखों में खटकने लगा। मैं लोगों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और इंशाल्लाह हमारा जिस आपने बताया कि इमरान खान का जो हुक्म है चाहे जो कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर रुकावटें अभी भी मजीद ज्यादा है, इस्लामाबाद में वो कह रहे हैं किसी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम बढ़ते रहेंगे आगे जब तक हमारे में दम है, हिम्मत है, इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। एक तरफ इस्लामाबाद की सड़कों पर सिविल वॉर जैसे हालात हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीटीआई ने भारत के विदेश मंत्री से मदद मांगी। इस प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दे डाला जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को पीटीआई के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनान से खिताब की दावत दे दी। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मदद मांग ली। तहरीक इंसाफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मदद मांग ली। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ ने 2 निजी चैनल्स पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। बहरहाल ये साफ है कि पाकिस्तान के हालात के पीछे कोई एक पार्टी या सेना का कोई एक धड़ा नहीं। बीते 7 दशकों से अपनी जमीन को आतंकियों की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करने वाला जिन्ना लैंड अपने ही गुनाहों की सजा भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बढ़ते आगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब से पाकिस्तान जाने का ऐलान किया है तब से कश्मीर में कुछ नेताओं ने पाकिस्तान का नाम जपना शुरू कर दिया। ये वो बचे कुचे अलगाववादी हैं जो हर दिन पाकिस्तान का नाम जरूर लेते हैं। कश्मीर में अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए। पाकिस्तान ने इन चुनावों के बीच भी आतंकी भेजकर खलल डालने की कोशिश की और इसके बाद भी कश्मीर में बैठे कुछ नेता पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर बातचीत की वकालत कर रहे हैं। I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. कल जयशंकर ने पाकिस्तान से बातचीत नहीं करने का ऐलान किया और आज कश्मीर में पाक प्रेमी गिरोह एक्टिव हो गया। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत और पाकिस्तान के पास एससीओ शिखर सम्मेलन में बर्फ तोड़ने और रचनात्मक रूप से जुड़ने का एक वास्तविक अवसर है। उम्मीद है कि वो इस पर ध्यान देंगे। घाटी में बैठे अलगाववादी नेताओं का मानना है कि आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान से बात करके ही कश्मीर समस्या का समाधान होगा। मीरवाइज ने 5 साल के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और यहाँ भी वो अलगाववाद का झंडा उठाए रहे। मीरवाइज क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं भारत की पॉलिसी भारत ही तय करेगा, इनको तय करने की जरूरत नहीं, इनको इतना पाकिस्तान से प्रेम नहीं होना चाहिए, भारत के लिए लगाव होना चाहिए। आपको मीरवाइज से बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला क्या है, मैंने तो कहा नहीं, वो कह रहे हैं। अल्लाह करे कि मेरी बात तो इन्हें कभी मानी नहीं, हो सकता है मीरवाइज साहब की बात मान जाए। फारूक अब्दुल्ला ने भी इशारों में मीरवाइज की बातों का समर्थन किया। पाकिस्तान को लेकर घाटी के ज्यादातर नेताओं के सुर ऐसे ही हैं। हैरानी की बात है कि कांग्रेस की तरफ से भी पाकिस्तान परस्त बयानबाजी हो रही है। जयशंकर सिर्फ एससीओ मीटिंग में शामिल होने इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का बयान है कि अगर बातचीत का प्लान नहीं है तो जयशंकर पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? आप पाकिस्तान में जा रहे हो, पाकिस्तान की बिरयानी खाओगे, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से आप वहाँ करवाओगे, आप उस टेबल पे बैठोगे जिस टेबल पे पाकिस्तान के नेता बैठे होंगे। अगर आपको बात नहीं करनी तो आपको पाकिस्तान जाना नहीं चाहिए। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मुल्क से बात करेंगे, हमारी लीडरशिप जो सेंटर के अंदर सरकार है, हमारी सरकार है, हम उनसे बात करेंगे। करीब 36 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे ठीक पहले कश्मीर में पाकिस्तान पर चर्चा शुरू हो गई। मीरवाइज का गठबंधन कश्मीर में अलगाववादी विचारों का समर्थक है और वो पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने के पक्ष में है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच सिर्फ पीओके का मुद्दा बाकी है, यानी पाकिस्तान से सिर्फ पीओके वापसी के लिए ही बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
योगी, भागवत और हिंदू राष्ट्र की शपथ। स्पेशल रिपोर्ट में अब इसी खबर की बात होगी। आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद होगा, बटेंगे तो कटेंगे। यही लाइन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की थी। 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने भी कहा था, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया है। आखिर संकेत क्या है? हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पूरी हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी। जिस देश की आबादी में 20% मुसलमान हो और 80% हिंदू, उस देश के प्रधानमंत्री से लेकर हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के मुखिया को अगर ये कहना पड़े कि बटिए मत, एकजुट होइए, तो इसका मतलब है कि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। ताजा मामला मोहन भागवत से जुड़ा है। राजस्थान के बारां में आरएसएस का एक कार्यक्रम हो रहा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत मंच से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। कहा, अगर सुरक्षित रहना है तो हिंदू समाज को भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद और विवादों को मिटाकर एकजुट होना होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए भागवत ने एकजुटता को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। भागवत का संदेश वही था जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। संदेश वही था जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर त्रिशूल उठाने के बाद दिया था। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आप आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। और संदेश वही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से दिया था। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के बाद दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं। हो सकता है इसकी एक वजह चुनाव हो, लेकिन 80% हिंदू जनसंख्या वाले देश में हिंदुओं से बार बार एकजुटता की अपील करना, इसके पीछे सिर्फ एक वजह तो नहीं हो सकती। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए, पहले अपनी राजनीति ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो जब जब देश को धर्म और जाति के नाम पे तोड़ा गया, इलेक्शन एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे उन्होंने लोगों के बीच में मतभेद बढ़ाए हैं। विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं और बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाती है। कहावत है, चोर बचाए शोर वाली बात है। सारा काम ये कर रहे हैं, नफरत, घृणा, देश को बांटने का काम, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा करने का काम, सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम, चुनाव में हर तरह से ध्रुवीकरण करने का काम ये कर रहे हैं और इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। और कांग्रेस ने तो हमेशा से ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। अंग्रेज चले गए परंतु वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो कांग्रेस के पास ही छोड़ गए। कांग्रेस ने पहले धर्म के आधार पर बांटा,
फिर भाषा के आधार पर, फिर जाति के आधार पर आजकल राहुल गांधी बांट रहे हैं। और इसीलिए हिंदू आस्था पर करो चोट, वोट बैंक का मिलेगा वोट, और वोट बैंक को करो एक साथ, और हिंदुओं। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई आज से नहीं, सालों से चली आ रही है और आजकल की सियासत को देखकर लगता है शायद ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय वायुसेना कदम। एयरफोर्स आज अपना 92वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर अपना दमखम दिखाया। 21 सालों में पहली बार चेन्नई ने वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की। इस बार यह समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य और अद्भुत रहा। ये भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और दमखम की तस्वीरें हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। दरअसल वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रही है और ये तस्वीरें हैं जश्न की। इस जश्न में उन शूरवीरों ने हिस्सा लिया जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। एयर शो में भारत का गौरव कहे जाने वाला स्वदेश में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और उसके साथ साथ राफेल, मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा बने। इसके अलावा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भी अपने हवाई करतब दिखाए। चिलचिलाती गर्मी की परवाह किए बिना मरीना बीच पर लोगों का हुजूम उमड़ा और विमानों के हैरतअंगेज करतब को देखते ही रह गए। हजारों लोग इस शो में शामिल हुए। इस एयर शो में वायुसेना प्रमुख AP सिंह और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। C-17 as Wing Commander Akshay Saxena